हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ आपके हमारे यूट्यूब चैनल आइस क्यूब्स पे। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्री परिषद के नाम से जिसे आप जानते हैं। तो ये आज आपका इंडियन पॉलिटी का चैप्टर है और इस चैप्टर में आपको आज मैं बताऊंगी कि जो आपकी मंत्री परिषद होती है, ये मंत्री परिषद क्या होती है, ठीक है, और इसके बारे में कहाँ पर डिस्कशन किया गया है, इसका क्या काम होता है, इन मिनिस्टर्स की क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, ये सारी चीज़ें हम आज इस चैप्टर में देखेंगे। बट उसके पहले हमें क्या जानना है कि मैम ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे आर्टिकल 75, ठीक है, सॉरी आर्टिकल 74 देखेंगे, फिर 75 भी देखेंगे। तो 74 में क्या बात की गई है, 74 में कहा गया है कि भाई आपके जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, उनको सहायता और सलाह, ठीक है, क्या क्या वर्ड बोला मैंने, सहायता और आपकी सलाह, ठीक है, मतलब कि इनको हेल्प देने के लिए और इनको एडवाइस देने के लिए क्या किया जाएगा, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ध्यान से सुनिएगा, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या किया जाएगा, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को यहाँ पर फॉर्म्ड किया जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को फॉर्म्ड किया जाएगा। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है इनके फॉर्म्ड करने के बारे में, आर्टिकल 75 बोलता है। अब थोड़ा सा इस आर्टिकल को समझते हैं। ये आर्टिकल आपसे कहना चाह रहा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनका गठन इसलिए किया जाता है कि ये जो प्रेसिडेंट हैं, ये जो भी फंक्शन करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, तो इनके कार्यों में इनको हेल्प की जा सके, इनको एडवाइस दी जा सके, और इसीलिए हम क्या करेंगे, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को फॉर्म्ड करेंगे, इस मंत्री परिषद का गठन करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपकी किस में है, आर्टिकल 74 में है। अच्छा, अब बात करते हैं आर्टिकल 75 की। तो आर्टिकल 75 में आपके जो मिनिस्टर्स हैं, इनकी आपको इनकी अपॉइंटमेंट के बारे में इसमें यहाँ पर बात की गई है कि भाई इनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी। ठीक है, उसके अलावा इसमें आपका बताया गया कि मंत्रियों की क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, इनकी योग्यताएं क्या होंगी, तो इनकी कार्यकाल, इनका योग्यताएं, ये सब किस में बात की गई है, आर्टिकल 75 में की गई है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, ये प्रेसिडेंट को उनके फंक्शंस में एडवाइस देने के लिए इसके गठन की बात आर्टिकल 74 में की गई है मैम। और आर्टिकल 75 में क्या बात की गई है, इसकी नियुक्ति, इसकी अहर्ताएं, इनका कार्यकाल, इनका कार्यकाल भी आप कह सकते हैं, इनका टेन्योर, ये टेन्योर ईटीसी, ठीक है, मतलब कुछ और भी बातें इसी में की गई हैं। तो हमने 74 पढ़ा और 75 पढ़ा। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल होता है जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 1, ठीक है, ये आपका इनकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड होता है। तो आपको शायद आर्टिकल 74 से ये समझ आ गया होगा कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, उनके फंक्शंस में, उनके कार्यों में हेल्प करने का काम किसका होता है, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होता है। इस मंत्री परिषद का ये काम होता है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता और सलाह दे। अब नेक्स्ट बात आती है कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इनकी अपॉइंटमेंट कहाँ पर है। तो आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 1 आप ध्यान से सुनेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे। इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट हैं, ध्यान से सुनेंगे बेटा, जो प्रेसिडेंट हैं वो किसको अपॉइंट करेंगे, पीएम को, किसको, प्रधानमंत्री की नियुक्ति यहां पर करेंगे आपके प्रेसिडेंट। और फिर इन प्रधानमंत्री की एडवाइस पर, इनकी एडवाइस पर, इनकी सलाह पर आपके राष्ट्रपति, आपके जो राष्ट्रपति हैं, ये किसको अपॉइंट करेंगे, तो मैम फिर ये अपॉइंट करते हैं आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। ध्यान से मैं इसको और एक्सप्लेन करने वाली हूं अभी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। देखो
आर्टिकल 75 का जो सब क्लॉज 1 है वो ये कहता है कि सबसे पहले तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे, तो मैम राष्ट्रपति करेंगे। और फिर राष्ट्रपति इन प्रधानमंत्री की सलाह पर, पहले ये पीएम अपॉइंट होंगे, अपॉइंट कौन करेंगे, अपॉइंट या नियुक्ति कौन करेगा, तो मैम ये करेंगे प्रेसिडेंट। और इनके अपॉइंट होने के बाद में फिर ये जो है प्रधानमंत्री ये शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं। शपथ इनकी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक तो पद की होती है, यानी कि एक तो ये पोस्ट की ओथ लेते हैं, और दूसरी ये सीक्रेसी की, यानी कि आप कह सकते हैं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ठीक है, ये दो शपथ ये लेते हैं आपके पीएम। अब बात उठती है कि मैम शपथ दिलाता कौन है, तो इनको शपथ दिलाते भी आपके प्रेसिडेंट ही हैं, ये भी ध्यान रखना। इनकी शपथ मैम कहां पर है, तो बेटा शेड्यूल 3 या आप कह सकते हैं कि अनुसूची 3 में आपके मंत्री परिषद के या फिर प्रधानमंत्री जो होते हैं इनकी शपथ दी गई है। अभी मैंने किसकी बात की है, पीएम की बात की है। सबसे पहले पीएम अपॉइंट होंगे, फिर वो ओथ लेंगे, ओथ उनको राष्ट्रपति दिलाएंगे, अपॉइंटमेंट भी उनके राष्ट्रपति करेंगे। और इनकी ओथ जो है वो 2 टाइप्स की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो उस पद की जिस पद पर ये बैठने वाले हैं, और दूसरी गोपनीयता की, यानी कि जो डिसीजंस यहाँ पर लिए जाएंगे उनको सीक्रेट रखा जाएगा। तो ये 2 शपथ आपकी इनकी कहाँ दी गई हैं, अनुसूची 3 में। ये इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके बोर्ड पे हैं। उसके बाद में मैंने लिखा है कि पीएम की एडवाइस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा, इनको नियुक्त किया जाएगा, है ना। आप ध्यान से आगे की कहानी सुनो। तो यहाँ पे जब ये अपॉइंट करेंगे इनको, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री जैसे ही शपथ लेंगे और शपथ लेने के बाद में अपनी पोस्ट को होल्ड करेंगे, तो पीएम का सबसे पहला काम होता है कि बेटा वो एक लिस्ट तैयार करते हैं, एक सूची तैयार करते हैं। और उस सूची में क्या लिखा हुआ होता है, उन मिनिस्टर्स के नाम होते हैं, उन मंत्रियों के नाम होते हैं जिनको उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अपॉइंट करवाना है, प्लस इन मिनिस्टर्स के विभाग, इनके डिपार्टमेंट भी इस लिस्ट में यहाँ पर लिखे हुए होते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट या फिर कौन सी मिनिस्ट्री, ठीक है, या फिर कौन सी मिनिस्ट्री, या आप कह सकते हैं कि कौन सा मंत्रालय किस मंत्री को देना है, ये सब इस लिस्ट में लिखा हुआ होता है। दोबारा सुनेंगे, पीएम ओथ लेते हैं, ओथ लेने के बाद में वो एक लिस्ट तैयार करते हैं, उस लिस्ट में उन मिनिस्टर्स की नाम की वो लिस्ट होती है जिनको उन्हें प्रेसिडेंट से अपॉइंट कराना है। और जब वो लिस्ट उनको देते हैं प्रेसिडेंट को, तो उसमें मिनिस्टर्स के नाम भी होते हैं, और उसमें उनके जो मिनिस्टर्स हैं कि कौन से मिनिस्टर को कौन सा डिपार्टमेंट देना है या कौन सी मिनिस्ट्री देनी है, ये सब आपका इस लिस्ट में लिखा हुआ होता है। और इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनना, ये जो लिस्ट होगी इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग आपके प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर देंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या मैम राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, नहीं, राष्ट्रपति मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, वो केवल उन्हीं को मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे जिनका नाम ये पीएम के द्वारा बनाई हुई लिस्ट में होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि मिनिस्टर्स को हमेशा क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। अब इन मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट हो गई, अपॉइंटमेंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट बट पीएम के एडवाइस पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है। अब बात आती है अपॉइंटमेंट के बाद में कि जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इनको शपथ कौन दिलाता है, इनको ओथ कौन दिलाता है, तो बच्चा इनको भी ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट, आपके राष्ट्रपति ही इनको ओथ दिलाते हैं। इनकी ओथ भी कहां पर दी गई है, तो मैम शेड्यूल 3 में या अनुसूची 3 में इनकी शपथ भी दी गई है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में और क्या क्वेश्चन बनता है कि मैम इनकी शपथ क्या होती है, तो इनकी भी 2 शपथ होती हैं, एक पद की और एक आपके गोपनीयता की, ठीक है, यानी कि एक पोस्ट की और एक आपके सीक्रेसी की।
इनकी भी 2 शपथ होती हैं। तो चाहे पीएम हो चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो, इन सब से ही इन दोनों की ही शपथ आपकी शेड्यूल 3 में है, और आपकी शपथ दिलाते भी राष्ट्रपति ही हैं। और इनकी शपथ 2 प्रकार की होती है या 2 टाइप्स की होती है। एक तो उस पोस्ट की जिस पर ये लोग बैठे हुए हैं, और फिर उसकी जो आपकी गोपनीयता, मतलब कि कुछ ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिनको सीक्रेट रखना कंपलसरी होता है। जैसे मैम फॉर एग्जाम्पल बजट। जब आपका बजट बनता है और बजट पेश होने से पहले या बजट के प्रेजेंट होने से पहले ही अगर बजट की कोई भी बात पब्लिक हो जाती है या किसी के सामने आ जाती है, तो उसमें क्या होगा, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर को रेजिग्नेशन लेटर भी देना पड़ सकता है, या रिजाइन भी देना पड़ सकता है, त्यागपत्र देना पड़ सकता है। तो इसीलिए इनको सीक्रेसी की भी यहाँ पर ओथ दिलाई जाती है। ठीक है, अब बात आते हैं कि मैम ये जो मिनिस्टर्स होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है। इसको कार्यकाल भी बोलते हैं, इसको पदावधि भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे टेन्योर भी आप बोल सकते हैं, टर्म ऑफ ऑफिस भी आप बोल सकते हैं। ये दोनों टर्म्स यहाँ पर यूज होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर सिंपल वे में मैं आपको बताऊं तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं इनका टेन्योर कितना होता है, 5 इयर्स का होता है, 5 साल का होता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा जो होती है, इस लोकसभा का भी टेन्योर कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। तो जब तक आपकी लोकसभा का अस्तित्व रहता है, आपकी लोकसभा रहती है, तभी तक ये मिनिस्टर अपनी पोस्ट पर रहते हैं। बट अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं कि रियलिटी क्या होती है, तो किसी भी मिनिस्टर का टेन्योर प्रधानमंत्री, ध्यान से सुनना, किसी भी मंत्री का जो टेन्योर है वो पीएम, जो पीएम होते हैं उन पीएम की किस पर डिपेंड करता है, पीएम के बिलीफ पर डिपेंड करता है, मतलब कि पीएम के विश्वास पर निर्भर करता है। अगर जिस मिनिस्टर पे इन प्रधानमंत्री को जब तक विश्वास होता है तब तक वो मंत्री अपनी पोस्ट पर रहता है, और अगर इन प्रधानमंत्री का विश्वास किसी भी मिनिस्टर से खत्म हो जाता है तो ये प्रधानमंत्री तुरंत राष्ट्रपति से कहकर उस मिनिस्टर को उसकी पोस्ट से हटवा सकते हैं। तो रियलिटी ये होती है। ठीक है, लेकिन अगर सिंपल वे में आपसे कोई पूछे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का टाइम कितना, टेन्योर कितना होता है, तो 5 साल का। क्यों? क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, और जो सरकार बनती है वो उसी की बनती है जिस पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा में मेजॉरिटी होती है। ठीक है, और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो मिनिस्टर होते हैं, अगर हम रियलिटी की बात करें तो उनका टेन्योर प्रधानमंत्री के विश्वास पर, या आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के बिलीफ पर डिपेंड होता है। जिस पर इन प्रधानमंत्री को विश्वास होता है वो 5 साल तक अपने पद पर रहता है। अगर इनका विश्वास किसी रीजन से किसी भी मिनिस्टर से हट जाएगा तो उस मंत्री का कार्यकाल जो है वहीं पर खत्म हो सकता है, क्योंकि इनके पास ये पावर होती है पीएम के पास में कि ये राष्ट्रपति से कहकर उस मंत्री को तुरंत उसके पद से या उसकी पोस्ट से रिमूव करवा सकते हैं, हटवा सकते हैं। तो ये तो हुई इनके टेन्योर की बात, इनके कार्यकाल की बात। अब आ जाते हैं कि मैम इनकी योग्यताएं क्या होती हैं। ये मिनिस्टर्स जो होते हैं, कोई भी मिनिस्टर अगर बनना चाहता है तो उसके पास में क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपकी योग्यताएं हैं या क्वालिफिकेशन है, तो ये मैं किसकी बता रही हूँ, मिनिस्टर्स की। यहाँ पर मंत्री बनने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इस मंत्री के लिए केवल और केवल ये क्वालिफिकेशन होती है कि ये या तो आपका मेंबर ऑफ लोकसभा हो, मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है, या फिर ये मेंबर ऑफ राज्यसभा हो, या तो ये लोकसभा का सदस्य हो, लोकसभा का सदस्य, या फिर ये आपका राज्यसभा का सदस्य हो। ठीक है, मतलब कि किसी भी एक हाउस का मेंबर होना इसके लिए कंपलसरी होता है अगर ये मिनिस्टर बनना चाहता है। लेकिन मैम यहाँ पे तो हमने कई बार ये भी पढ़ा है कि ऐसे पर्सन को भी, ऐसे व्यक्ति को भी
मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है जो ना तो लोकसभा का सदस्य है और ना ही राज्यसभा का। तो मैम फिर वो कैसे होता है, ध्यान से सुनिए। मैंने बोला कि मिनिस्टर बनने के लिए या तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या राज्यसभा का, केवल यही क्वालिफिकेशन की डिमांड इनसे की जाती है। अगर हम मानते हैं, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया ये उठता है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा व्यक्ति है, क्या उसको भी मंत्री बनाया जा सकता है जो ना तो लोकसभा का सदस्य है और ना ही राज्यसभा का सदस्य है। बिल्कुल, मैं इस क्वेश्चन का आंसर बोलूंगी यस। हाँ, आप ऐसे व्यक्ति या ऐसे पर्सन को भी मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हो, मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हो, मंत्री नियुक्त कर सकते हो जो ना तो लोकसभा का सदस्य है और ना ही राज्यसभा का सदस्य है। लेकिन एक कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है कि जब ये अपॉइंट होता है तो इसको विद इन 6 मंथ, विद इन 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ्स, 6 माह के अंदर अंदर, 6 माह के अंदर अंदर इस पर्सन को, जो कि किसी भी हाउस का मेंबर नहीं था और मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया है, इसको ये कहा जाता है कि ठीक है आपको मिनिस्टर तो बना रहे हैं, लेकिन आप ध्यान रखना कि आपको 6 माह के अंदर अंदर या तो आपको लोकसभा की मेंबरशिप लेनी होगी या फिर आपको राज्यसभा की मेंबरशिप लेनी होगी। तो फिर से वही क्वालिफिकेशन आ गई कि मेंबर बनना कंपलसरी होता है। बनाया जा सकता है ऐसे भी पर्सन को जो मेंबर नहीं है, बट उसको भी 6 महीने के अंदर अंदर मेंबरशिप जरूर लेनी होती है। अब मैम अगर ये 6 महीने के अंदर मेंबरशिप नहीं ले पाए तब क्या होगा? अगर ये मेंबरशिप नहीं ले पाता बेटा, तो फिर ऐसे मंत्री को, ऐसे मिनिस्टर को आफ्टर 6 मंथ, ध्यान से सुनिएगा, आफ्टर 6 मंथ, 6 माह बाद, 6 माह बाद उसकी पोस्ट से 6 माह बाद उसका जो पद है, उसकी जो पोस्ट है, उससे उसको रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, अगर वो हाउस की, मतलब किसी भी हाउस की मेंबरशिप नहीं ले पाता। अगर ले लेता है तो वो कंटिन्यू रह सकता है, बट अगर वो नहीं लेता है तो उसको 6 माह के बाद उसकी पोस्ट से हटना होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बच्चे यहीं से एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि मैम ऐसा व्यक्ति जो कि एक बार किसी भी हाउस का मेंबर नहीं था और एक बार उसको मिनिस्टर बनाया जा चुका है, तो क्या उसको फिर दोबारा उसी तरीके से मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है? यस या नो? नहीं, ऐसा पर्सन जो एक बार विदाउट मेंबरशिप आपका मिनिस्टर अपॉइंट हो चुका है और उसको दोबारा आपका किसी भी कंडीशन में उसी व्यक्ति को इस तरीके से मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता, ये क्लियरली यहां पर बोल दिया गया है। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा? मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं, कैसे अपॉइंट होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है, उनकी योग्यताएं कितनी होती हैं, ये क्या क्या योग्यताएं होती हैं, ये सब मैंने आपको बताया। और अब मैंने एक टर्म जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये मंत्री परिषद, इस मंत्री परिषद में मैम इसको भी डिफाइन कर दीजिए कि ये मंत्री परिषद क्या है। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो आप ध्यान से सुनेंगे कि इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आपके 3 टाइप्स के मिनिस्टर्स आते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स या कैबिनेट मंत्री, मंत्री को इंग्लिश में बेटा बोलते हैं मिनिस्टर, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। और एक आते हैं आपके राज्य मंत्री, इनको बोलते हैं स्टेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स, ठीक है। और इनको नेक्स्ट होते हैं आपके उप मंत्री, जिनको हम बोलते हैं डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर्स। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, और इस पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हेड होते हैं उनका नाम है प्रधानमंत्री, ठीक है, ये इसके हेड होते हैं, ये इस पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अध्यक्ष होते हैं। अब इस कैबिनेट मंत्री को कई बार क्या बोल दिया जाता है? मंत्रिमंडल। ये वर्ड आपने
पढ़ा होगा। इस मंत्रिमंडल को इंग्लिश में कैबिनेट ही बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ देना चाहूंगी कि ये जो कैबिनेट जो वर्ड है ये तो आपको कई बार देखने मिल जाएगा, लेकिन ये जो मंत्रिमंडल जो वर्ड है, ये वाला जो शब्द है, इसका यूज ध्यान से सुनना, इसका यूज, इसका प्रयोग पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली वन टाइम किया गया है। कहां पर? आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 के सब क्लॉज 3 में, केवल इस आर्टिकल में इस मंत्रिमंडल शब्द का यूज किया गया है, इस वर्ड का यूज किया गया है। बाकी हर जगह आपको क्या लिखा मिलेगा? कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये क्वेश्चन बन चुका है कि भाई मंत्रिमंडल वर्ड का यूज कितनी बार किया गया है, तो केवल एक बार किया गया है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में और आर्टिकल 352 के सब क्लॉज 3 में। ये आप आर्टिकल ध्यान रखेंगे। अब एक एक करके सारे मिनिस्टर्स को डिफाइन करते हैं। ये मैम कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होते हैं? तो देखो, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं इसमें कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर्स आते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कैबिनेट मंत्रियों में कौन से मंत्री आते हैं, तो आप हमेशा आंसर करेंगे कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर से। कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से मिलकर बनती है कैबिनेट, और इस कैबिनेट में आपके 15 से 20 मंत्री होते हैं। कितने? 15 से 20 मंत्री होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ये इन तीनों मिनिस्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और मैम ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा ये कैबिनेट मिनिस्टर्स ही आपकी नीतियां बनाते हैं, आपकी पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है, पॉलिसीज बनाते हैं। जितने भी सरकार के इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, मंत्रालय होते हैं महत्वपूर्ण, जितने भी महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो सारे इन कैबिनेट मिनिस्टर्स के हाथ में ही होते हैं। देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक बार देखना, यहाँ पर ये पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। इसमें आपके यहाँ पर आ जाते हैं ये 3 तरह के मिनिस्टर, ठीक है। पहले कैबिनेट, फिर आपके राज्य मंत्री, फिर आपके उप मंत्री, और इससे बनती है आपकी पूरी मंत्री परिषद। और इसमें सबसे ज्यादा जो मेन रोल प्ले करते हैं ये आपके कैबिनेट मिनिस्टर करते हैं। और ये कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ से जो डिसीजंस लेते हैं वो आपके कौन लेते हैं? ये कैबिनेट मंत्री ही लेते हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स ही लेते हैं। मैम एक दो एग्जाम्पल दे दीजिए कैबिनेट मिनिस्टर्स के। जैसे कि आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, आपका जो वित्त मंत्रालय होता है ये कैबिनेट मंत्री के पास ही होता है। आपका डिफेंस मिनिस्ट्री, आपका रक्षा मंत्रालय कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास होता है। आपकी होम मिनिस्ट्री, आपका गृह मंत्रालय, ये भी कैबिनेट मिनिस्टर के पास होता है। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर ही क्या करते हैं कि सरकार के जो भी काम होते हैं वो सारे के सारे डिसीजंस इन्हीं के होते हैं। ये कहने को तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सबसे कम इन्हीं की संख्या होती है, लेकिन सबसे ज्यादा रोल जो प्ले करते हैं वो यही प्ले करते हैं। पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक तरफ और कैबिनेट मिनिस्टर एक तरफ। संख्या में तो आपके ये कम है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ज्यादा है। तो अब यहाँ पे ही देख लेते हैं क्वेश्चन और कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मैम कितने मिनिस्टर्स होते हैं, कितने मंत्री होते हैं, ठीक है, कितने मंत्री होते हैं। तो आपके यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। 51वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में, और यहाँ पर क्लियरली लिख दिया गया कि ये जो मंत्री परिषद है, इस मंत्री परिषद में जो टोटल मिनिस्टर होंगे, ध्यान से सुनिएगा, टोटल मिनिस्टर आप कह सकते हैं कुल मंत्री, ठीक है, कुल मंत्री। तो ये जो कुल मंत्री होंगे बेटा, ये आपके लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, लोकसभा के कितने मेंबर्स? तो लोकसभा के भी टोटल मेंबर्स जो होते हैं, ठीक है, लोकसभा के जो कुल सदस्य होते हैं उनका 15% से ज्यादा नहीं होगा, उनका 50% से ज्यादा नहीं होगा। ये कब फिक्स किया गया? 2003 में। तो मैम ये तो 2003 में किया गया, उससे पहले क्या था? उससे पहले क्या कॉन्सेप्ट था? तो उससे पहले कॉन्सेप्ट ये था कि इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो मिनिस्टर होते हैं उनकी संख्या को और नंबर ऑफ मिनिस्टर्स को
प्रधानमंत्री डिसाइड करते थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या कर दिया गया 2003 में कि यहाँ पर फिक्स कर दिया गया। 2003 से पहले फिक्स नहीं था, पीएम डिसाइड करते थे कि उसमें कितने मिनिस्टर्स होंगे। तो यहाँ पे तो मिनिस्टर आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ज्यादा हैं, बड़ा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किससे, इस कैबिनेट मिनिस्टर इस कैबिनेट से, लेकिन महत्वपूर्ण कौन है ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है कैबिनेट। कोई पूछेगा क्यों, क्योंकि भैया सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री हैं, सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट इनके पास हैं, सरकार की सारी नीतियां ये बना रहे हैं, पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ से मिलकर ये कैबिनेट ही यहाँ पर काम कर रही है। फिर आते हैं आपके राज्य मंत्री, ठीक है, राज्य मंत्री आते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, इन कैबिनेट मिनिस्टर्स की क्या होती हैं, इन कैबिनेट मिनिस्टर्स की बेटा आपकी जो यहाँ पर बैठकें होती हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि इनकी मीटिंग्स होती हैं। और ये जो मीटिंग्स होती हैं ये वीक में एक बार होती है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री चाहें तो एक वीक में जितनी वो चाहे मीटिंग्स बुला सकते हैं, पर वीक में एक होना कंपलसरी होता है। और जब इनकी मीटिंग होती है तो इस कैबिनेट के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री ही होते हैं। अगर मैम प्रधानमंत्री एब्सेंट हो तो फिर कौन यहाँ पर हेड होगा, तो आपको ध्यान रखना है उस टाइम पे जो सबसे सीनियर मिनिस्टर होगा, ध्यान से सुनिएगा, उस टाइम पे जो सबसे सीनियर मिनिस्टर होगा वही सीनियर मिनिस्टर यहाँ पर अध्यक्ष होगा। इसको हिंदी में बोलते हैं वरिष्ठ मंत्री, ठीक है। फिर ये आपका यहाँ पर इस कैबिनेट की मीटिंग की अध्यक्षता करेगा। आगे देखिए, स्टेट मिनिस्टर्स को डिफाइन करते हैं। देखो स्टेट मिनिस्टर्स ये जो स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, ये जो राज्य मंत्री होते हैं बेटा, ये आपके दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार यानी कि 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कैसे कैसे। एक तो वो स्टेट मिनिस्टर होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं यानी कि स्वतंत्र होते हैं, और एक वो स्टेट मिनिस्टर होते हैं जो एज अ असिस्टेंट वर्क करते हैं, असिस्टेंट यानी कि सहायक के रूप में, ठीक है, सहायक के रूप में काम करते हैं। मैम नहीं समझ में आया, देखो इसमें स्टेट मिनिस्टर्स में 2 कैटेगरीज होती हैं, एक आपके इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स होते हैं और एक ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर के असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इंडिपेंडेंट वाले जो होते हैं, तो जिस तरीके से आपके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, उनके पास में क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि इनके पास में अपना डिपार्टमेंट होता है और कुछ के पास में अपनी मिनिस्ट्री होती है। तो ये अपने अपने मिनिस्ट्री को हिंदी में मंत्रालय बोलते हैं, मिनिस्ट्री, और इसको विभाग बोलते हैं, ठीक है। तो इनके पास में अपने मंत्रालय होते हैं, अपने विभाग होते हैं। तो ये जो स्टेट में इंडिपेंडेंट मिनिस्टर हैं, इनके पास में भी अपना इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होता है, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होता है। और जब इनके पास में इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होता है तो ये अपने डिपार्टमेंट में बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स करते हैं। मतलब क्या है कहने का, कि जब जो स्टेट मिनिस्टर्स इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, जो स्टेट मिनिस्टर्स इंडिपेंडेंट होते हैं वो स्टेट मिनिस्टर्स बिल्कुल कैबिनेट मिनिस्टर्स की तरह ही होते हैं, और इनको इन्हीं की बराबर सैलरी भी दी जाती है, इन्हीं की बराबर वेतन भी दिया जाता है। और ये जैसे अपने मिनिस्ट्री में फ्री होकर फंक्शन करते हैं, स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं, इंडिपेंडेंट होकर फंक्शंस करते हैं, बिल्कुल आपके ये इंडिपेंडेंट वाले स्टेट मिनिस्टर्स भी या फिर राज्य मंत्री ये भी बिल्कुल इन्हीं की तरह काम करते हैं। फिर इसमें जो दूसरी कैटेगरी है असिस्टेंट वाले, ये आपके केवल और केवल जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, तो ये कैबिनेट मिनिस्टर्स जो फंक्शंस करते हैं, जो कार्य करते हैं, उसमें ये उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है, सहायता करते हैं, केवल एज अ असिस्टेंट वर्क करते हैं, इनका कोई अलग से इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट नहीं होता है, और केवल ये एक सहयोगी के रूप में कैबिनेट मिनिस्टर्स को हेल्प करते हैं। ये हुई आपकी दूसरी कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी आती है मिनिस्टर्स की, डिप्टी मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स,
इनको बोलते हैं उप मंत्री। ये आपके केवल और केवल एज अ असिस्टेंट वर्क करते हैं, केवल सहायक के रूप में काम करते हैं, इनका कोई अलग से डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री नहीं होते। ये आपके इंडिपेंडेंट वाले जो स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो जो भी काम करते हैं उसमें केवल उनके कामों में उनकी हेल्प करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, इसके अलावा इनका कोई काम यहाँ नहीं होता है। तो ये 3 कैटेगरीज आपके मिनिस्टर्स की होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट आपके कौन होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा के टोटल मेंबर्स का 15% होती है। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू किया गया? तो 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2000 के थ्रू ये प्रोविजन किया गया। ठीक है। लेकिन दिल्ली में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो आपका 10% होते हैं, 15% नहीं होते। दिल्ली के कितने होते हैं? 10%। ठीक है, दिल्ली के लिए अलग से प्रोविजन है। अब हम बात करते हैं, ये हमने तीनों कैटेगरीज यहाँ पर पढ़ ली, ये सारी चीजें पढ़ ली, इनकी क्वालिफिकेशंस भी हमने यहाँ पर पढ़ ली। अब हमें देखना है कि भैया ये जो होते हैं इनके फंक्शंस कैसे होते हैं, इनका कार्य कैसे होता है, फंक्शंस कैसे करते हैं, कार्य कैसे करते हैं ये लोग। देखो, मैंने आपको बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितने मिनिस्टर होते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है कैबिनेट मिनिस्टर्स की। और ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ये एक तरीके से पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ से डिसीजंस लेते हैं। और जब ये डिसीजंस लेते हैं तो ये सब मिलकर लेते हैं। ठीक है, तो सब मिलकर लेते हैं, तो इसीलिए आपका एक आर्टिकल है, आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 3, और इसमें दिया गया है सामूहिक उत्तरदायित्व। पहले आप इसको पढ़ो, सामूहिक उत्तरदायित्व, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप ध्यान से सुनेंगे, ये जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबसे पहले तो आर्टिकल 75 के सब क्लॉज 3 में है। उसके बाद में पूछा जाता है क्वेश्चन, ये किसके लिए होती है? आंसर इज लोकसभा। कभी भी इसका आंसर संसद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैम? और लोकसभा क्यों होगा? क्योंकि लोकसभा क्या होता है? हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल होता है बेटा, ये जनता का सदन होता है, जनता का सदन। ठीक है, और आपके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो जो भी काम करते हैं उनसे ये जनता के प्रतिनिधि, ये जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स क्वेश्चन पूछते हैं कि उन्होंने कार्य क्या किए हैं, उन्होंने कार्य कैसे किए हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसीलिए इन मिनिस्टर्स की कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसीलिए जो मिनिस्टर होते हैं आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, ये सारे मिनिस्टर्स क्या करते हैं? जो डिसीजंस लेते हैं उसे ये यूनिटी के साथ लेते हैं। कैसे लेते हैं? यूनिटी के साथ लेते हैं, एकता के साथ लेते हैं। और अगर कभी डिसीजन में एकता नहीं होती, यूनिटी नहीं होती, तो फिर जो डिसीजंस लेते हैं वो मेजॉरिटी के बेस पर लेते हैं। ठीक है, बहुमत के आधार पर डिसीजन लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर इनके डिसीजन से कोई मंत्री एग्री नहीं करता या सहमत नहीं होता है तो केवल और केवल उसके पास एक ऑप्शन है कि वो अपनी पोस्ट को छोड़ सकता है। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। अगर उसको लगता है कि यहां पर जो मंत्री परिषद है उसने गलत डिसीजन लिया है, मैं उससे एग्री नहीं हूं, केवल एक मिनिस्टर, तो फिर यहां पर उस मंत्री को उसके पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। और ऐसे कई बार ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने मंत्री परिषद के अगर वो डिसीजन से एग्री नहीं है, उनके निर्णय से सहमत नहीं है, तो उन्होंने त्यागपत्र दिए हैं। जैसे डॉक्टर जॉन मथाई, जैसे डॉक्टर BR अंबेडकर, CD देशमुख साहब, तो इन लोगों ने इस रीजन से यहां पर त्यागपत्र दे दिया कि भाई हम आपके डिसीजन से एग्री नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी लोकसभा के प्रति होती है। अगर
किसी एक मिनिस्टर पे भी क्वेश्चन उठता है तो ये माना जाता है कि पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे क्वेश्चन उठा है। और ये सारे के सारे मंत्री जो हैं वो यूनिटी के साथ डिसीजन इसलिए लेते हैं कि अगर कभी भी कोई एक गलत डिसीजन भी यहां पर हो गया तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ सकता है, पूरी की पूरी मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। तो इसीलिए एक वर्ड और यूज किया जाता है कि ये जो सारे मिनिस्टर्स होते हैं ये एक साथ तैरते हैं और एक साथ ही डूब जाते हैं। तो क्या मैम ये पर्सनली भी कोई फंक्शन करेंगे तो तब भी ऐसा होगा, तब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ेगा? नहीं। तब उस कंडीशन में क्या होता है कि इनकी जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी प्रेसिडेंट के लिए होती है, ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए होती है, राष्ट्रपति के लिए होती है। और ये जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो मिनिस्टर्स होते हैं ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ध्यान से सुनिएगा, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट या आप कह सकते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। मैम इसका मतलब क्या होता है प्रसाद पर्यंत? ठीक है, तो ये जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है इसका मतलब ये होता है कि जो मिनिस्टर्स हैं, जो मंत्री हैं, इनको अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करते हैं और इनको हटाते भी प्रेसिडेंट हैं। बट प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं हटाते, जब प्रधानमंत्री किसी मिनिस्टर को हटाने के लिए बोलते हैं तभी प्रेसिडेंट उस मिनिस्टर को उसकी पोस्ट से हटाते हैं। अब बात आती है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, कि अगर उसने कोई पर्सनली अपना कोई पर्सनल काम किया है उसके लिए वो प्रेसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लोकसभा के लिए इस कंडीशन में नहीं होगा, लोकसभा के लिए वो तब होगा जब वो गवर्नमेंट के लिए फंक्शन करेगा, जब वो सरकारी कार्य करेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अब फंक्शंस पे हम और डिस्कस करते हैं कि जो फंक्शंस हैं, जो यहाँ पर कार्य हैं, ये कार्य एक तो मैंने आपको बताया कि कैसे डिसीजन लेते हैं, मेजॉरिटी से डिसीजन लेते हैं, ठीक है। ये अगर मेजॉरिटी की जरूरत तब पड़ती है जैसे इन्होंने एकमत से निर्णय लिया या इन्होंने यूनिटी से डिसीजन लिया, लेकिन यूनिटी से कई बार डिसीजन नहीं भी हो पाता, कई बार कुछ लोग अलग बात करते हैं, कुछ लोग अलग बात करते हैं, तो फिर यहाँ पे ये मेजॉरिटी देखते हैं कि कौन सी मेजॉरिटी इस डिसीजन से कितने लोग एग्री करते हैं और कितने लोग डिसएग्री करते हैं। तो फिर काउंटिंग होती है कि कितने लोग एग्री हो रहे हैं। अगर एग्री होने वाले लोगों की ज्यादा संख्या होती है तो वो जो डिसीजन है वो पास हो जाता है, लेकिन डिसएग्री वाले लोगों की ज्यादा संख्या होती है तो वो पास नहीं होता है। फिर उसके बाद में इनकी मीटिंग्स होती हैं, सारे डिसीजन मीटिंग्स में होते हैं, बैठकों में होते हैं, और ये बैठकों के पीएम जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं, और पीएम एब्सेंट हैं तो आपको पीछे ही बता चुकी हूँ कि सीनियर मिनिस्टर होते हैं। और अगर कोई मिनिस्टर एग्री नहीं करता तो वो रिजाइन दे सकता है खुशी खुशी, लेकिन यहाँ पर इनके डिसीजंस में यूनिटी जरूर होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये थी आपकी पूरी की पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और उनके मंत्री और उनके टाइप्स, उनकी क्वालिफिकेशंस, उनकी अपॉइंटमेंट्स, उनका टेन्योर, उनकी ओथ, सब कुछ आपको मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे गाइज।